जाने माने अर्थशास्त्री हैं, एक बड़े राजनेता हैं, बीजेपी के सीनियर नेताओं में थे। अटल जी, आडवाणी जी के साथ उन्होंने काम किया है और आज की तारीख में वो टीएमसी के एक बड़े नेता के रूप में काम कर रहे हैं। यशवंत जी के बारे में लगभग पूरा देश जानता है और दुनिया के ज्यादातर मुल्क भी जानते हैं कि यशवंत जी जब सरकार में थे तब, जब संगठन में थे तब, जब सरकारी नौकरी में थे तब, उन्होंने हर जगह अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। और पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह के देश के हालात हैं, या हम सीधे तौर पर कहें तो पिछले 7 वर्षों में जिस तरह से देश के हालात बनते जा रहे हैं, उसके मद्देनजर यशवंत जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आवाज उठाई कि देश में लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी जरूरी बात है। और उन्होंने संविधान बचाओ करके एक संगठन खड़ा किया और उससे पूरे देश में जन जागरण चलाने की मुहिम शुरू की। और उनका मानना है कि जब तक संविधान नहीं बचेगा तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसी बीच हमारे देश में 2 महामारी आई कोविड के नाम से, और उस महामारी में जिस तरह से सरकारी मशीनरी का पूरी तरह से फेल्योर दिखाई दिया है, जिस तरह से पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की हम कहें कि एक पूरी तरह से जो उनकी जो लापरवाही है सामने आई है, उसके मद्देनजर ये बहुत जरूरी हो गया है कि अब देश में एक ऐसा कोई अल्टरनेटिव तैयार किया जाए, अल्टरनेटिव बने, जिसके लिए कि यशवंत जी फिर एक बार सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। मैं आज यशवंत जी से यही समझने की कोशिश करूंगा कि जो उनका संविधान बचाओ आंदोलन था, वहां से जो शुरू हुई थी लड़ाई, और आज अब एक अल्टरनेटिव बनाने के दिशा में जो प्रयास चल रहा है, उस इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में नरेट करेंगे और देश की जनता को और हमारे दर्शकों को थोड़ा इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। यशवंत जी। देखिए, ऐसा है कि 3 साल पहले हम लोगों ने महसूस किया कि इस देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, कोई प्रधानमंत्री बनता है, हट जाता है, दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है राजनीति में, प्रजातंत्र में। लेकिन अगर आपने संविधान की बात की, संविधान और संविधान के मूल्यों के ऊपर अगर चोट पहुंचती है तो वो फिर एक बड़ी गंभीर बात होती है मेरे मुताबिक। हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान जो है वो एक तरह से निचोड़ है जो सारी आजादी की लड़ाई हमारे देश में लड़ी गई ना, महात्मा गांधी के नेतृत्व में और बहुत बड़े बड़े नेताओं के नेतृत्व में। तो आजादी की लड़ाई के जो मूल्य हैं वो हमारे संविधान में सारे के सारे सन्निहित हैं। वो मूल्य जो हैं उसमें स्थापित है। और अगर संविधान के ऊपर चोट होती है तो दरअसल में जो आजादी की लड़ाई के मूल्य थे उनके ऊपर चोट होती है। और इसलिए उन मूल्यों को बचाना बहुत जरूरी है। आपने कहा संविधान बचाओ, संविधान बचाओ हमारा उद्देश्य था, लेकिन संविधान बचाओ के नाम पर हमने कोई संस्था नहीं बनाई। हमने एक संस्था बनाई 3 साल पहले जिसका नाम था हम लोगों ने रखा राष्ट्रमंच, नेशनल फोरम। और राष्ट्रमंच में हमने उन मुद्दों को 3 साल पहले चिन्हित किया जो देश के सामने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, और हमने कहा कि हम इस पर काम करेंगे। उसमें संविधान और संविधान के मूल्यों को, आजादी की लड़ाई के मूल्यों को बचाना सर्वोपरि था। जब हम 3 साल के बाद इस पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि जितनी बातें हम लोगों ने 3 साल पहले की थी राष्ट्रमंच के निर्माण के समय, उन सारी बातों में भारी गिरावट आई है इन 3 सालों में। कोई कहीं पर कोई तरक्की नहीं हुई, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, बल्कि भारी गिरावट आई। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। संविधान में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको सुरक्षित रखने के लिए
हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। वो मौलिक अधिकार आपको भी बचाते हैं, हमको भी बचाते हैं। क्या वो मौलिक अधिकार आज हमको बचा रहे हैं? मौलिक अधिकार है कि हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो हम क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर होता है तो क्या आज बच रहे हैं? नहीं, आज हमारे ऊपर उल्टे देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है। आपको पता है कि तब से ये सेडिशन का कानून आया देश में, तो अंग्रेजों के जमाने का यूएपीए, कानून, हाँ, सेडिशन यूएपीए के एक्ट, नाम से जो कानून है। हाँ, यूएपीए के नाम से जो कानून है जी। ये, और सेडिशन एक्ट अलग है यूएपीए से। सेडिशन एक्ट अंग्रेजों के समय का कानून है जो आजाद भारत में समहाउ बचा रह गया। आज जिस तरह उसका दुरुपयोग हो रहा है वो शायद पहले कभी नहीं हुआ, इमरजेंसी में भी नहीं हुआ। आज हम बात कर रहे हैं आपसे इमरजेंसी की एनिवर्सरी के दिन। हाँ, आज 25 तारीख है। हाँ, हाँ, लेकिन मैं कहूंगा जोर देकर कि इमरजेंसी में भी उनका, उस कानून का, सेडिशन एक्ट का इतना दुरुपयोग नहीं हुआ जितना दुरुपयोग आज के दिन हो रहा है। कुछ भी बात बोलो, आप देशद्रोही हो पकड़ के। खास करके अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से पकड़कर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपने हाँ कोई जी। बात कही तो उल्टे आपके ऊपर केस हो जाएगा कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। तो इसलिए कौन सुरक्षित है आज? कोई सुरक्षित नहीं है। आपको हमको नहीं पकड़े वो लोग, लेकिन साधारण लोगों को तो वो पकड़ रहे हैं। पता नहीं नहीं सर, कितने बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमे हो गए हैं उत्तर हाँ, प्रदेश में, आपको कितने पता ही है हजारों, आपके। जी। हाँ, कितने हजारों लोग आज जेल में हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब इमरजेंसी का ही दूसरा रूप है, और कानूनों का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उस पर चोट पहुंचाना, मैं मानता हूं कि संविधान के मूल्यों का बहुत बड़ा ह्रास है। सर एक चीज मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ विस्तार से। मेरी आपसे इसके पहले 2-3 बार बात हुई है, इंटरव्यू मैंने किया है आपका अलग अलग चैनलों में जब मैं काम करता था तब, और आप डे वन से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि ह्यूमन राइट, सिविल लिबर्टीज और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर कीमत पर उसको बचाए रखना चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से टाडा का दुरुपयोग हुआ, जिस तरह से इन कानूनों का दुरुपयोग बाकी राज्यों में भी देखने को मिलता है, केरल में, कर्नाटक में, आसाम में भी पत्रकारों के खिलाफ, लेखकों के खिलाफ या जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो कि सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उनके खिलाफ भी इस तरह का कानून का उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। सर आपको नहीं लगता है कि सत्ता का एक अलग चरित्र है, जो भी व्यक्ति सत्ता में आता है तो कमोबेश इसी तरह का आचरण करता है? मैं बिल्कुल आपसे 100% सहमत हूं कि जो लोग सत्ता में आते हैं उनके उनकी एक आदत हो जाती है सत्ता का दुरुपयोग करना, और अगर कानून का वो सहारा ले सकते हैं गलत ढंग से भी, दुरुपयोग करके भी, तो वो उस कानून का सहारा लेते हैं। और आज विभिन्न प्रदेशों का आपने नाम लिया, जहां पर भी जो लोग सत्ता में हैं, जो गैर भाजपाई लोग हैं, वो भी अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये भारी अफसोस की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देश में आज जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक अगर आचरण होगा तो जाहिर है कि जो प्रदेशों में सरकारें हैं वो भी थोड़ा बहुत अपने को स्वतंत्र महसूस करेंगे कि भाई थोड़ा हम भी आगे बढ़ के कुछ कर लेते हैं तो किसको क्या फर्क पड़ता है। तो चारों तरफ सत्ता के दुरुपयोग का की एक आदत सी बनती आ रही है, जो हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए, मैं मानता हूं बहुत ही गलत है, सही नहीं है। अब मैं सर थोड़ा सा अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के बारे में आपसे समझना चाहता हूँ
जिस तरह से इमरजेंसी का विरोध कांग्रेस के अंदर से लोग निकल के किए, बाहर जो थे वो तो कर ही रहे थे, कांग्रेस के अंदर से भी तमाम बड़े नेता बाहर निकले, उन लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया और उनको भी जेल भेजा गया, फिर छूट के आए, जनता पार्टी बनी, आप सब ने मिलके सरकार बनाई, वो सबको पता है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आज जो लोग मौजूदा राजनीतिक सत्ता का विरोध कर रहे हैं उसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि कभी न कभी या तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं, या बीजेपी को समर्थन देकर सरकार चलवाए हैं, या बीजेपी से अलग रह के और आज अब बीजेपी के खिलाफ का सत्ता बदलने की बात कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी का विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, आपको लगता है कि देश की जनता एक बार फिर भरोसा करेगी ऐसे लोगों पर? और नरेंद्र मोदी, जिसके बारे में कि आपका हमने कई जगह इंटरव्यू देखा कि आपका मानना है कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विकल्प है और राजनीतिक विकल्प तैयार किया जा सकता है, तो सर आपको लग रहा है कि एक बार जिस तरह से जेपी ने भूमिका निभाई, लगभग उसी तरह का प्रयास आप कर रहे हैं? और बिहार और बंगाल से ही राजनीतिक बदलाव हुए हैं, जितने भी बड़े राजनीतिक बदलाव अपने देश में हुए हैं, तो क्या हम लोग माने कि आज की तारीख में आपकी भूमिका कमोबेशु जेपी वाली हो गई है और आप बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं कि एक विकल्प बन जाएगा 2024 के पहले? देखिए, जयप्रकाश जी महान आत्मा थे, महान व्यक्तित्व था उनका। आज के दिन मेरे जैसा तुच्छ प्राणी अगर सोचे कि मैं जेपी बन रहा हूँ, जेपी की भूमिका निभाऊंगा, तो मैं समझता हूँ कि उससे मूर्खता की बात और कुछ दूसरी नहीं हो सकती है। लेकिन मैं एक प्रयास जरूर कर रहा हूँ और वो प्रयास करता रहूंगा। आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में था और आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में उस समय ये हाल नहीं था जो हाल आज के दिन है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी थी, एल.के. आडवाणी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी थी, उससे मोदी शाह की जो पार्टी है वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल आसमान जमीन का अंतर है दोनों में। इसलिए मैं अगर विरोध कर रहा हूं तो मैं इस भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हूं जो एक विकृत चरित्र भारतीय जनता पार्टी का हमारे और देश के सामने है। दूसरी बात कि आज बहुत जरूरी है कि चूंकि ताकत इतनी आ गई है ना, ताकत आज के दिन जो है वो सिर्फ लोकप्रियता में नहीं है। आप जानते हैं कि ताकत जो है वो आज पैसे की भी ताकत है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम हमारे देश में शुरू हुआ। आज ही मैं पढ़ रहा था कि 76% जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो राशि जमा हुई वो भारतीय जनता पार्टी के पास गई। किसी दल में आज इतनी ताकत नहीं है कि पैसे में वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर दे। अगर आप जाते हैं उन राज्यों में या गए हैं जहां पर चुनाव होते हैं, अभी बंगाल का जैसे चुनाव हुआ, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही आके ये बताते थे कि साहब बहुत आनंद था, इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला कि हम उसका जिक्र नहीं कर सकते हैं। बिहार के चुनाव में भी वही हुआ जो चुनाव ये हार गए थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर पार्टी के रूप में उभरी है। अपने आप में ये बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो विकृतियां आई हैं वो एक बुरी बात है और हम सब उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार जिस नीति पर चल रही है उन नीतियों का हम विरोध करते हैं। जिस तरह उन्होंने ये महामारी जो है कोविड, उसका मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट किया, उसका हम विरोध करते हैं। और सबसे ज्यादा हम विरोध करते हैं जो संविधान के मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसमें जो गिरावट आ रही है उसका हम विरोध करते हैं। और मुझे लगता है कि सरल भाषा में देश की जनता के सामने इन बातों को रखना जरूरी है। देश की जनता तो देख रही है बेरोजगारी की समस्या। आज सबसे बड़ी समस्या देश के सामने जो है वो बेरोजगारी है। पूरा एक अप्रैल के महीने में 75 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आप सोचिए, जिनके पास रोजगार था, नए लोगों को रोजगार देने की बात तो छोड़िए, जो लोग रोजगार में थे उनका भी रोजगार छिन गया। तो इसलिए अच्छा, महंगाई की मार क्या आप और हम नहीं झेल रहे हैं? क्या पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें बढ़ी हैं
उसके हम शिकार नहीं हुए हैं, कि खाने के तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके हम शिकार नहीं हुए हैं। महंगाई आज जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको कहते हैं वो पहुंच गया है 13%। तो ये सब चीजें जो हैं वो जनता को परेशान कर रही हैं और हम सब बैठ के गुणगान कर रहे हैं एक व्यक्तित्व का। ये सारा गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। तो सर कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बन पाएगा? वैसे तो आप बनेगा, तो उम्मीद है कि बन जाएगा 2024 के पहले। बनेगा, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव बनेगा, क्योंकि देखिए राजनीति शून्यता को स्वीकार नहीं करती है जैसे कि प्रकृति शून्यता को स्वीकार नहीं करती है। जब एक जगह गर्मी होती है तो आप देखते हैं ना कि आंधी तूफान आता है, तो उसी तरह राजनीति में भी जब शून्यता आती है तो आंधी तूफान आता है। और विपक्ष जो है वो उस शून्यता को भरेगा। आज का विपक्ष भरेगा, कल जो विपक्ष पैदा होगा वो भरेगा, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक विपक्ष है जो उसको उस शून्यता को भरेगा। ये एक गिवन है, ये होना ही होना है। और इसलिए मैं इस उम्मीद पर अपने प्रयास कर रहा हूं कि हमें देश को बचाना है, जो आजादी के मूल्य हैं, संविधान के मूल्य हैं, उनको सुरक्षित रखना है। और इसीलिए हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए, सत्ता के लिए नहीं, व्यक्तियों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि देश को बदलने के लिए और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए। सर अभी पिछले दिनों जो आपके प्रयास से एक मीटिंग हुई थी शरद जी के घर पे, तो उसमें कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जबकि पिछले 2-2.5 साल से जो भी आपका सोशल मूवमेंट चल रहा था पॉलिटिकल, तो उसमें कांग्रेस का भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता था। तो इसकी कोई खास वजह थी? कोई रणनीति के तहत कांग्रेस को नहीं बुलाया गया? नहीं नहीं, कोई, हम कांग्रेस को माइनस करके नहीं चलना चाहते हैं, नहीं चलना भी चाहिए। और मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि जब 3 साल पहले हमने राष्ट्रमंच का निर्माण किया था तो मैं कांग्रेस के नेतृत्व के संपर्क में था। उन्हीं की मंजूरी के बाद कांग्रेस पार्टी के 2 लोग राष्ट्रमंच में शामिल हुए, रेणुका चौधरी और मनीष तिवारी। रेणुका चौधरी हैदराबाद में हैं, वो मीटिंग में नहीं आ पाई। मनीष तिवारी की कहीं और व्यस्तता थी, वो मीटिंग में नहीं आ पाए। हम लोगों ने कोशिश की, मैं स्वयं दिल्ली में नहीं था, मैं उसी दिन सुबह आया, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि भाई किसी तरह कोई और आ जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन समय कम होने के चलते कांग्रेस पार्टी से कोई ज्वाइन नहीं कर पाया उस मीटिंग को। और इसीलिए ये एक धारणा बनी कि कांग्रेस पार्टी को हम माइनस करके चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल सही नहीं था। एक संजय झा हैं जो कांग्रेस पार्टी आरजेडी के से? नहीं नहीं, संजय झा जो हैं अच्छा, वो वो जो मुंबई कांग्रेस से एक्सपेल्ड हैं, संजय झा? एक्सपेल्ड हुए, तो हाँ। वो पहले प्रवक्ता भी थे कांग्रेस के। हाँ तो जी। वो आए थे उस मीटिंग में, हाँ। और वो आज भी अपने को कांग्रेसमैन ही मानते हैं, तो वो आए हाँ। थे। लेकिन अगर उनको नहीं भी गिना जाए तो भी मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस को माइनस करके चलने की न उस दिन हमारी मंशा थी, न आगे मंशा रहेगी। मैं कांग्रेस के नेतृत्व से फिर संपर्क करूंगा ताकि आगे इस तरह की गलतफहमी नहीं। सर एक और चीज अभी हुई है, 2 दिन से काफी हाइप क्रिएट किया गया था, आपने भी देखा होगा। कश्मीर के को लेके एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई। आप कश्मीर के मामले में काफी नजदीक से जुड़े रहे हैं। आपने कोशिश की थी उस दौर में भी कि कश्मीर में शांति बहाली किया जाए। आप कई राउंड वार्ता भी किए थे वहां के लोगों के साथ। ये जो प्रयास हुआ है, ये इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? कितना सिंसियर एफर्ट आपको लग रहा है? देखिए, मैं मानता हूं कि एक शुरुआत हुई है और अच्छी शुरुआत मैं मानता हूं इसको, कि कम से कम बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, और उन लोगों के साथ शुरू हुआ जिनको इसी सरकार ने पकड़ के सबको जेल में डाल दिया था। तो उन लोगों को फिर बातचीत के लिए बुलाया, अच्छी शुरुआत हुई है। लेकिन इस सिलसिले को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा उसका बहुत खुलासा नहीं हुआ मीटिंग के बाद। ये सही है कि
डिलिमिटेशन हो, चुनाव हो, जम्मू और कश्मीर को खंडित कर दिया गया है, उसको राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए, किस तरह दिया जाए, ये सोचने वाली बात होगी। तो इसलिए आगे जो है राजनीतिक प्रक्रिया कैसे बढ़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें केवल जो कश्मीर के नेता हैं उन्हीं की भूमिका नहीं है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर में जिन सबको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और ये बातचीत का दायरा जो है इसको बढ़ाकर सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाकर और या अलग अलग शुरू में उनसे बातचीत करनी चाहिए, ताकि कश्मीर में कश्मीर की जो जनता है, आवाम है, उसको विश्वास हो सके कि जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया था कश्मीर की जनता में, भारत सरकार गंभीरता से उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना चाहती है। और जब लोगों का मन बदलेगा कश्मीर में, उनका भरोसा जागेगा, तभी कश्मीर में आगे हम प्रगति कर पाएंगे, नेताओं से केवल बातचीत करने से नहीं। सर एक और चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपका तो इतना लंबा तजुर्बा है, क्या वजह है कि अपने देश में जब भी चुनाव होता है तो बेसिक इश्यूज पर मुद्दे नहीं बन पाते हैं। पिछला जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके पहले नोटबंदी हुई थी, जीएसटी आया था, अर्थव्यवस्था की हालत खराब थी, पब्लिक परेशान थी, महीनों महीनों लोग एकदम भटक रहे थे अपना ही रुपया बैंकों से निकालने के लिए। लेकिन जब चुनाव हुआ तो फिर भी पब्लिक ने उन सारे अपनी परेशानियों को भूल के उन्हीं को वोट दे दिया। ये जो महामारी आई है इसमें फिर उसी तरह के हालात देखने को मिले हैं। तो आपको लगता है कि 2024 में जब चुनाव होगा, या अभी उत्तर प्रदेश में या बाकी राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें मूल मुद्दों पर चुनाव होगा, वोट डालेगी पब्लिक, या फिर वही जज्बाती मुद्दे पर पब्लिक वोट डालेगी, कहीं जात के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर? देखिए, ये निर्भर करता है राजनीतिक दल किस तरह मुद्दों को रखते हैं। अब कोविड से कितने लोग मरे, किस तरह लाशें गंगा में बही, वो दृश्य क्या लोगों को भूलना चाहिए। लेकिन जैसे डिमोनेटाइजेशन का असर नहीं पड़ा जनमानस के ऊपर 2019 के चुनाव में, इसीलिए कोई गारंटी इस बात नहीं कह सकता है कि इसका असर पड़ेगा ही चुनाव के ऊपर। पड़ना चाहिए, मुद्दों पर ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये हो रहा है हाल के दिनों में कि एक व्यक्तित्वों के ऊपर चुनाव होता है, मुद्दों के ऊपर नहीं। और दूसरा, भावनाओं को भड़का के चुनाव में लाभ लेने की कोशिश की जाती है, सांप्रदायिकता को फैला के चुनाव में कोशिश की जाती है चुनाव जीतने की, और जनता बहक जाती है, अक्सर बहक जाती है जनता, उसको भटकाया जाता है। मैं उम्मीद ही कर सकता हूं कि आने वाले चुनाव, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों चाहे 2024 के हों लोकसभा चुनाव, उसमें विपक्षी दल मजबूती के साथ जनता के मुद्दे जनता के सामने रखेंगे और भटकाने वाले जो मुद्दे हैं उनसे उनका ध्यान दूर करेंगे। अच्छा सर, एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने भी माना कि व्यक्ति केंद्रित पॉलिटिक्स हो गई है हमारे देश की, और ब्रांड बना के चुनाव लड़ा जा रहा है और जीता जा रहा है। तो इस पूरे गिवन सिचुएशन में आपको लगता है कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी की विकल्प के रूप में आ सकती हैं 2024 में? इसको मैं ना रूल आउट करता हूं ना रूल इन करता हूं। आज के दिन ये इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं है मिश्रा जी कि बंगाल में शानदार जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी का व्यक्तित्व जो है वो राष्ट्रव्यापी व्यक्तित्व हो गया है। सारे देश में लोग ममता बनर्जी को जानते हैं, सराहते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन विकल्प बन जाना केवल उनके हाथ में नहीं है, विकल्प के रूप में पेश होना केवल उनके हाथ में नहीं है, सारे लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि हमारे देश में जैसे 1977 का चुनाव, तो उस समय जेपी थे, उन्होंने उस आंदोलन को लीड किया था, लेकिन जेपी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं थे। और
कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये पहले से तय नहीं हुआ, बाद में तय किया गया। तो इसी प्रकार हो सकता है कि आने 2024 के चुनाव में कोई एक व्यक्तित्व आगे करके विपक्ष जो है वो चुनाव नहीं लड़े, बल्कि वो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े और जीत हासिल करे, जैसा कि 77 में हुआ था। लेकिन दूसरी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है कि एक नेतृत्व ऐसा उभर कर आए कि सब लोग सहमत हो जाएं, जैसे वीपी सिंह के केस में हुआ कि सब लोग सहमत हो गए कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और बाद में वो प्रधानमंत्री बने। तो ये दोनों मॉडल हमारे सामने हैं। 2024 आते आते किस मॉडल पर विपक्षी दल जाएंगे और देश की जनता जाएगी, आज के दिन उस पर कुछ कहना या प्रेडिक्शन करना मुझे लगता है कि जल्दीबाजी। सर, एक आखिरी सवाल आपका, काफी समय लिया मैंने। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, उसकी जो हालत है, आप तो काफी बड़े अर्थशास्त्री हैं और जानते हैं चीजों को, वित्त मंत्री रहे हैं। क्या इसका संबंध चाइना और इंडिया के बीच में जो तनाव चल रहा है, जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसका भी एक कारण है जो हमारे देश की इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही है? और इंडिया और चाइना के बीच का जो ये झगड़ा है, आपको लगता है कि निकट भविष्य में ये रिजॉल्व हो पाएगा या ऐसे ही चलेगा अभी? पहले प्रश्न का जवाब है कि चाइना का कोई लेना देना नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट को लेकर। भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट शुरू हो गई थी नोटबंदी के तुरंत बाद, और कोविड आने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो विकास दर था हर साल का, वो विकास दर, एनुअल ग्रोथ रेट इकोनॉमी का 8% से गिरकर 4% पर आ गया था कोविड के बाद, और 4 साल तक लगातार गिरावट आती रही। कोविड के चलते तो हम शून्य के नीचे चले गए हैं। 8%, 9%, 10% कितना होगा वो आंकड़े बताएंगे। तो अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है इस समय, और मुख्य रूप से गिरावट आई नोटबंदी के चलते और आज कोविड के चलते। सरकार की नीतियां चूंकि नाकाफी रही, इसलिए सरकार इसके बारे में कुछ कर नहीं पाई है, और सरकार लोगों को भुलावे में रखती है। 40 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री महोदया ने किया था, आपको याद होगा, दो बार। जी जी। 20 लाख, 40 लाख करोड़। 40 लाख करोड़ कोई छोटी राशि नहीं होती है। क्या असर हुआ? कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि वो इवेंट मैनेजमेंट था, देश की जनता को बरगलाने की कोशिश थी, इसलिए कोई नतीजा नहीं निकला। तो अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, लेकिन चीन का उससे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक चीन का सवाल है, तो चीन भारत का आज के दिन पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन देश है। जॉर्ज फर्नांडिस ने बहुत पहले इस बात को कहा था कि भारत को सावधान रहना है तो चीन से सावधान रहना है। उस समय उनकी बात को नकार दिया गया, लेकिन आज बिल्कुल सबको स्पष्ट हो गया है कि चीन भारत के साथ मित्रता नहीं चाहता है, और चीन भारत को बराबर परेशान करेगा। और सबसे ज्यादा परेशानी चीन पैदा करेगा हमारा जो पड़ोस है उसमें। आज श्रीलंका में जिस तरह चीन छा गया है, वो भारत के लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है, क्योंकि मीडिया भी खामोश है उस पर। तो इसलिए चीन से दोस्ती नहीं होगी, चीन का मुकाबला करना पड़ेगा, आर्थिक क्षेत्र में मुकाबला करना पड़ेगा, सामरिक क्षेत्र में मुकाबला करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारत के लिए इस समय सबसे सुकून की जो बात है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो चीन है वो लोगों को एक रोग नेशन, एक ऐसा देश जो किसी के साथ मित्रता नहीं चाहता है, ऐसे देश के रूप में दुनिया चीन को देख रही है। और इसलिए क्वाड बना, इसलिए दुनिया के देश जो हैं वो सावधानी की बात कर रहे हैं। भारत को इसमें इन सब चीजों में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और चीन को अलग थलग कर देना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन वो नहीं हासिल कर पाए
जो चीन हासिल करना चाहता है, और हमको अपनी मिलिट्री ताकत जो है उसको इतना भरपूर बढ़ाना पड़ेगा कि अगर चीन से मुकाबला करना भी पड़े तो हम बखूबी उसका मुकाबला कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू।